इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों साइड से। ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले जो हमारा वर्ड आया इस चैप्टर में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? आज और मैं आपसे वो बातें करूंगा जो आपको बुक्स के अंदर कम मिलेंगी पर नॉलेज के लिए जरूरी है, ताकि आपका चैप्टर का बेस जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर जो अपने नोट्स मेकिंग होंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि नोट्स आज ही बनाएंगे पर थोड़े बहुत प्रॉपर जो नोट्स मेकिंग होगी वो आप परसों से स्टार्ट करेंगे, कल या परसों से। ठीक है, तो देखिए कितने में हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं, मतलब चैप्टर के नेम का मीनिंग कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आया न्यूक्लियर, फिर मैग्नेटिक और फिर रेजोनेंस। ये रेजोनेंस वो वाली रेजोनेंस नहीं है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, इसका मीनिंग कुछ और है, वो आप बाद में देखेंगे। और फिर मेन वर्ड हमारे पास लास्ट में आया स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ने हमें थर्ड सेमेस्टर में परेशान करना स्टार्ट किया था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। उसके बाद फिर फोर्थ में आई आईआर और अब फिफ्थ में तो बहुत लार्ज स्केल पे है। मैंने बोला आपको ऑर्गेनिक का सेक्शन ए कंप्लीट और फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन बी कंप्लीट। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी है, वो आपका सेक्शन बी कंप्लीट है। उसमें डेरिवेशंस है लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली नहीं है, जो आपको करने में दिक्कत आएगी। मेडिकल वाले बच्चों को आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास हमारा वर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो चीजों को मिला के बना है, जिसमें मेन वर्ड हमारे पास आ रहा है स्पेक्ट्रा। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कॉम्प्लेक्सेस वाले बुक के अंदर, जब मैं आपको इनऑर्गेनिक वाली बुक की थोड़ी सी इंट्रो दे रहा था। मैंने बोला था इनऑर्गेनिक में आप 4th चैप्टर पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। भाई बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम माइंड में स्टोर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं ग्राफ की फॉर्म में उसको रख लेते होते हैं। तो जब भी हम किसी कंपाउंड का कुछ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस ग्राफिकल इंफॉर्मेशन से हमें कंपाउंड के बारे में सारी नॉलेज मिल जाती है। तो उस ग्राफ को फिर हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रा, और उसको बनाने के लिए जो स्टडी हमने की वो स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज दे देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिससे हम हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हो? जनरली मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये देखना है कि कितने कार्बन हैं। अच्छा, कार्बन के साथ ये भी देखना है कितने हाइड्रोजन हैं। जो हमारी कार्बन चेन है वो स्ट्रेट है या ब्रांच है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन से हेटेरो एटम्स आ रहे हैं, हेटेरो एटम्स ने डबल बॉन्ड बनाई है, सिंगल बॉन्ड बनाई है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं। दिखने में कुछ नहीं लग रहा, दिखने में लग रहा है पेंटेनोइक एसिड है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब आप डीप एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी बातें जो है वो निकालने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। विच टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप इज दिस, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला। अभी तो मैंने आपके सामने लिख दिया, हर कोई बोल देगा सर सिंगल बॉन्ड वाला, पर जब आपके हाथ में कंपाउंड पकड़ाया जाता है पाउडर की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में, तो उसको देख के कोई नहीं बता सकता कि इसमें 5 कार्बन है या 4 कार्बन है। तो वो रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे पता लगती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से पता लगती है। कौन से टाइप का एल्काइल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला। विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। +1 क्लास में पढ़ा था 17-18 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह को इंक्लूड करके, जैसे मैं फ्लोरो क्लोरो नाइट्रो इन सबको इंक्लूड कर रहा हूं। एक बार इनको मैं फंक्शनल ग्रुप ही बोल रहा हूं, वो तो हमें बाद में पता चला कि फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अलग होती है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें पता करना होगा। एल्काइल ग्रुप के बारे में हो गया, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हो गया, कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इसके बारे में हमें पता करना होता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं, सबसे एक्यूरेट स्टडी वो है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। मुझे थोड़ा सा याद आता है +1 क्लास का 12th चैप्टर जो हमने ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी। हम एक्सपेरिमेंटल मेथड बताते थे कि एक बीकर ले लेंगे, उसमें ये डाल दिया, वो डाल दिया, ऐसा किया वैसा किया, तो हमारे पास हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एस्टिमेशन आ जाएगी। पर आप देखो
मैंने आपको वो प्रोसेस पूरा भी नहीं बताया, कितना बोरिंग होगा वो काम, कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा वो काम, और उसमें हमारे केमिकल्स की और पैसे की जो वेस्टेज हो रही है वो अलग। अगर मुझे इस कंपाउंड की एस्टिमेशन करनी है, इस कंपाउंड के बारे में पता लगाना है, तो इसको पहले खरीद के लाना पड़ेगा। इसको खरीद के लाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड रिएक्शंस करवाने के लिए रिएजेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, फिर रिएक्शंस करूंगा, उसमें वेट करना पड़ेगा, 15 मिनट में हो रहा है, 20 मिनट में हो रहा है, कितने टाइम में रिएक्शन हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है। तो ये सब बातें हमारे पास पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन उसमें टाइम भी बहुत लगता था और वो प्रोसेस महंगे भी बहुत थे, इकोनॉमिकल नहीं थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या फायदा है, मुझे पेंटेनोइक एसिड का पिंच चाहिए, एक पिंच में जितना आ जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, पर्टिकुलर सोलवेंट में इसको डिसॉल्व करूंगा। हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर्स होती हैं, उस स्पेक्ट्रोमीटर में उसको डालूंगा, उस पे पर्टिकुलर वेवलेंथ की या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस फॉल करवाऊंगा। 1 सेकंड के अंदर ग्राफ बन के प्रिंट आउट होकर बाहर आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ गई। उस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा पाऊंगा कि हमारे कंपाउंड में क्या है क्या नहीं है। तो कितना टाइम लगा होगा, हार्डली 1 से 2 मिनट। सॉल्यूशन में आने में टाइम लगा होगा, ऑब्जर्वेशन लेने में कोई टाइम नहीं आया। और आपका पेंटेनोइक एसिड एज इट इज, उस सॉल्यूशन को आप हीट करो, सोलवेंट को उड़ाओ, सॉल्यूट बच गया, आपको वापस मिल गया, जीरो वेस्टेज। तो ये फायदा हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, हमारा टाइम बचने लगा, हमारा पैसा बचने लगा, और इसके साथ साथ जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे वो काफी एक्यूरेट आ रहे थे, हमें तुक्के लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो फिर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहा कि तू ही हमारा भगवान है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें जब भी कुछ पता करना होगा तो हम हमेशा तेरे पास आया करेंगे, तेरे से हेल्प मांगा करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प लेना हमने स्टार्ट किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी धीरे धीरे डेवलप हुई है। सबसे पहले आपने पढ़ी थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपको कंजुगेटेड डाइस के बारे में बताती थी और कंजुगेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बारे में बताती थी। ये 2 ही कंपाउंड पढ़ सकते हो आप यूवी में, इसके अलावा कोई कंपाउंड आप पढ़ोगे तो आपको इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे नहीं। फिर हम धीरे धीरे आईआर पे आए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH हो गया, NH2 हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मतलब जनरली वो ग्रुप जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं उनके बारे में स्टडी करते थे। इनके लिए हमें बहुत सारा डाटा याद रखना पड़ता था। सिंगल बॉन्ड आ रही है तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी, डबल बॉन्ड आ रही है तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ रही है तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी, बहुत सारा डाटा याद करना पड़ता था। तो अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है। अब हमने बहुत ही इफेक्टिव मेथड जो है वो ढूंढ लिया। हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें जो एटम्स आ रहे हैं उन एटम्स के न्यूक्लियस को यूज करती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन कितने कंपाउंड्स, कितने बॉन्ड्स बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस किस पे ध्यान देना है, कार्बन के न्यूक्लियस पे। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हमारे पास एटॉमिक कंपाउंड्स हैं उनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये हमारे लिए नई बात है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स विच हैव ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन मोशन। तो वो शक्तिमान वाला मोशन शो करती है। शक्तिमान क्या करता था, एक जगह पे खड़ा होकर ऐसे घूमता रहता था बस। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी यही मोशन है, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती हैं, शक्तिमान वाला मोशन शो करती हैं, जिसे हम स्पिन मोशन बोलते हैं। और स्पिन मोशन शो करने पे वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते होते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा इनऑर्गेनिक के 3rd चैप्टर में, जो आपने अभी पढ़ा नहीं है, पर एक बार हम मान के चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, स्पिन मोशन की वजह से वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हो जाएंगे। इस कार्बन के पास 6 हैं, 5 कार्बन है, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने भी गिने ही नहीं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे ना, फिर स्टडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हमने किसको चूज किया, न्यूक्लियस को चूज किया। कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब शो करता है, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। तो न्यूक्लियस पे भी हमने 2 कंडीशंस अप्लाई कर दी। हमने बोला कि अगर तूने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो एक तो तू चार्ज होना चाहिए, तेरे ऊपर चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा इसे कौन सा मोशन शो करना चाहिए, स्पिन मोशन। गुड मॉर्निंग, स्पिन मोशन शो करना चाहिए।
तो ये दो कंडीशंस हमारे पास प्रेजेंट हैं। अगर ये दो कंडीशन कोई भी पार्टिकल सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। अब बताओ न्यूक्लियस पे चार्ज होता है या नहीं होता? कैसे होता है भाई? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मैंने कलेक्टिवली बोल दिया न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। तो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस हमारा ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज वाला है। तभी तो इलेक्ट्रॉन्स के पीछे बड़े हुए हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पर वो अपना घर छोड़ के जा नहीं सकते। घर से मेरा मतलब है शेल्स। तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो सारे के सारे चार्ज होते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इवन हाइड्रोजन के पास भी एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन भी चार्ज है। दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, स्पिन मोशन जो है वो एग्जिबिट करता है या नहीं। इसके लिए ना बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी गई। कल मैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की क्लास लगा रहा था, तो मैंने देखा फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, सर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या स्पिन मोशन को पता करने के लिए। सर आपको कुछ और करवा रहे थे, मतलब केमिकल रिएक्शंस करवा रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स की। मैं आपको वो चीज नहीं करवा रहा, मैं आपको स्पिन मोशन के बारे में बताना चाहता हूँ, पर वहां से थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट निकल के आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो हमारे न्यूक्लियस का स्पिन मोशन है या नहीं, उसके लिए हमने बहुत पढ़ाई की। थ्योरी निकल के आई हमारे पास 1940 के अंदर। 1940 में हमें ये पता लगा, मतलब अभी 100 साल भी नहीं हुए इस बात को, नई नई बात ही है। केमिस्ट्री में 70-80 जो साल पुरानी बातें हैं वो नई बातें हैं, क्योंकि अभी आप क्वांटम पे चल रही है। क्वांटम की जो बातें हैं वो 1960s 1970s की। अभी जो 2020 की बातें हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी है, अभी आप उस पर पहुंचे नहीं है, इतना उसको डेवलप नहीं किया अभी नैनो को। काफी डेवलप हो गए हैं। जो इतने बड़े बड़े आपके मोबाइल रिसीवर थे, अब इतने इतने मोबाइल फोन्स हो गए, है ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी चल रही है। जो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी पहले, अब वो इतनी इतनी रह गई है, वो भी 1-1 TB 2-2 TB की। तो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, पर वो भी हमारे लिए मॉडर्न है, पुराने पे चलती है। स्पिन मोशन को पता करने के लिए सबसे पहले एफर्ट हुआ 1940 के अंदर। एक मॉडल दिया गया, उस मॉडल का नाम है न्यूक्लियर शेल मॉडल। न्यूक्लियर शेल मॉडल हमें इस बारे में बताएगा कौन कौन से न्यूक्लियस जो है वो स्पिन मोशन शो कर सकती है। और आपके लिए ये बात पता होनी जरूरी है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से न्यूक्लियस स्पिन मोशन शो करेंगे, आपको पता ही नहीं है कौन से न्यूक्लियस के लिए हमने NMR पढ़नी है। आपको ये नहीं पता कि जो हमारे कंपाउंड है इसमें कार्बन जो है उसकी वजह से NMR पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन की वजह से NMR पढ़ रहे हैं, या ऑक्सीजन की वजह से NMR पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता। या हो सकता है तीनों की वजह से पढ़ रहे हो। हमें नहीं पता कौन कौन सा न्यूक्लियस जो है वो NMR को पढ़ने में हेल्प करेगा। तो हमने कौन सा मॉडल पढ़ा? न्यूक्लियर शेल मॉडल। अब वो केमिस्ट्री का टॉपिक ही क्या जो 100% एक्यूरेट हो, तो ये भी नहीं है। जैसे हमें हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए 3-4 थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं, जैसे हम कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ने के लिए VBT, CFT, MOT, बाद में जाके फिर एक LFT आती है, लीकेज फील्ड थ्योरी। कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ने के लिए 4-4 थ्योरीज पढ़ते हैं। वैसे ये वाला जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, उन सभी एलिमेंट्स की न्यूक्लियस की स्पिन मैं पता कर लूंगा इस मॉडल से, नहीं हो सकता। तो हमें ये वाला जो मॉडल मिला वो छोटे एटॉमिक मास वाले एटम्स के लिए मिला, जिनका एटॉमिक मास 60 से कम होता है, उन पे हम ये मॉडल लगा लेते हैं। और ये मॉडल हमें किस बारे में बताएगा? हमारा जो न्यूक्लियस है उसके पास स्पिन मोशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहां से अपना इंपॉर्टेंट काम जो है वो स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन में मैंने लंबा टाइम ले लिया, पर इंट्रोडक्शन के साथ साथ न्यूक्लियर शेल मॉडल को समझेंगे आज अपन। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप सबके लिए जरूरी है। अगर आपको NMR पढ़नी है तो बेसिक पता लगेगा कौन कौन से न्यूक्लियस हम पढ़ सकते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और कौन कौन से न्यूक्लियस नहीं पढ़ सकते। ठीक है जी। तो इन सब के बारे में आप डिस्कशन करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आपकी आ गई है न्यूक्लियर शेल मॉडल की। न्यूक्लियर शेल मॉडल, इट टेल्स अस अबाउट different types of nuclei, nucleus का प्लूरल nuclei, different types of nuclei, whether
मौसम वाला मेथड नहीं, WHETHER, whether they are spin active or spin inactive, they are active or spin inactive, फुल स्टॉप के बाद फॉरेन न्यूक्लियस to behave as magnetic dipole, it must satisfy following two conditions. क्या दो कंडीशंस बताई थी? न्यूक्लियस चार्ज होना चाहिए और दूसरा न्यूक्लियस के पास स्पिन मोशन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है न्यूक्लियस मस्ट बी चार्ज्ड एंड सेकंड न्यूक्लियस मस्ट बी स्पिन एक्टिव। पहली कंडीशन सब में सेटिस्फाइड है, सेकंड का नहीं पता, और दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी वो NMR शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेकंड है न्यूक्लियस मस्ट बी स्पिन एक्टिव। तो जैसे अभी बोल रहे थे बिल्कुल सही बात है, पहली कंडीशन तो सब में सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल न्यूक्लियस आर चार्ज्ड, पर सभी न्यूक्लियस स्पिन एक्टिव होते हैं नहीं होते ये नहीं पता। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप उसको NMR में इंक्लूड करेंगे, तो सेकंड कंडीशन पे मेहनत करनी पड़ेगी, उसीलिए आपने हेडिंग डाली है न्यूक्लियर शेल मॉडल। जो न्यूक्लियर शेल मॉडल आपकी हेडिंग है वो आपको सेकंड कंपाउंड के बारे में बताएगी। अब सपोज करो ये लेक्चर आपका कॉलेज में लग रहा है, तो कॉलेज में क्या होगा, सर आएंगे, न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, मैडम भी आ सकती है, न्यूक्लियस दो तरह के होते हैं, स्पिन एक्टिव और स्पिन इनएक्टिव। न्यूक्लियस की स्पिन को हम I से डिनोट करते हैं, जो एक्टिव होते हैं उनमें नॉट इक्वल टू 0, जो इनएक्टिव होते हैं उनमें इक्वल टू 0। स्पिन एक्टिव जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक तो वो जो हमारे पास एटॉमिक मास जो होगा वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। एटॉमिक नंबर, अब ये देखना कितनी बेतुकी बात है, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास इवन है और उसका एटॉमिक नंबर भी इवन है, इसमें आएगा सॉरी, वो दोनों का अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन है तो वो स्पिन इनएक्टिव होती है। लेकिन अगर एटॉमिक मास इवन है, एटॉमिक नंबर ऑड है, तो वो स्पिन एक्टिव होते हैं। किसी का एटॉमिक मास ऑड है, फिर एटॉमिक नंबर कुछ मर्जी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो स्पिन एक्टिव होते हैं। क्योंकि कॉलेज की क्लास में कोई कुछ बोलेगा नहीं, हाँ जी ठीक है, तो यहां पे काम खत्म हो गया। अब मैंने आपको सबसे घटिया नॉलेज दी है, ठीक है, वो नॉलेज मैंने इसलिए घटिया बोली क्योंकि मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको ये बोला कि ये देखो और ये रट्टा मार लो, बुक के अंदर यही है, तो सर सही है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेकिन उसका फायदा नहीं है। अब इसमें बताओ हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव होगा या नहीं होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, दोनों ऑड आ रहे हैं। ऑड वाले जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, चलो ये बात सही है। हाइड्रोजन की स्पिन कितनी आती है फिर? जैसे आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो बता देते हो ना, हाफ और -12, तो हाइड्रोजन की स्पिन कितनी आती है पता ही नहीं। फिर सर बता देंगे बुक में हाफ लिखी हुई है, वैसे ही वो नाइट्रोजन की बता देंगे 1 लिखी हुई है, वैसे ही फास्फोरस की बता देंगे 3/2 है। तो उसका फायदा क्या हुआ? आप कितनी वैल्यूज याद कर लोगे? मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगा, और ये 100% एक्यूरेट है लेस देन 60 मास वालों के लिए। मतलब इसमें आप ये मान के चलो कि आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल तक तो कवर हो ही जाएंगे, पहले 27-28 एलिमेंट। और पहले 27-28 में से हमें कौन सा पढ़ना है? पहला ही पढ़ना है, बाकी तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना उसका भी रीजन दूंगा। ऐसा नहीं है कि उसका रीजन क्यों नहीं है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कार्बन इंपॉर्टेंट होती है।
हाइड्रोजन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हाइड्रोजन तो कार्बन के बेस्ट फ्रेंड हैं, वो तो बस बॉन्ड पूरे करने के लिए आते हैं। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कैसे है कैसे नहीं है, सब बातें मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए न्यूक्लियर शेल मॉडल पढ़ रही है। तो इसमें आपने ये देखा कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, सबको पता है। सेकंड कंडीशन के लिए काम करना पड़ेगा। अब काम करने के लिए कुछ एक assumptions लेनी पड़ेंगी, तो वो assumptions हम ले रहे हैं। नई assumptions नहीं है कि आपको दिमाग जो है वो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको नई बातें याद रखनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इनका कंपैरिजन किससे किया? इलेक्ट्रॉन से किया। हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं और उनके पास स्पिन भी होती है। सेम बात हम किसके लिए बोल देंगे? न्यूक्लियॉन्स के लिए बोल देंगे। न्यूक्लियॉन से मेरा मतलब है न्यूक्लियस के पार्टिकल। कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये लिखोगे जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स द न्यूक्लियॉन्स, the nucleons are also spin active and have magnitude plus half and have magnitude plus half 1/2। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है हाफ, वैसे ही हमारे जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होती हैं उनकी स्पिन भी हम क्या मान के चला करेंगे? हाफ मान के चला करेंगे। तो ये नई बात थी, हमें पता नहीं था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की भी स्पिन होती है, ये एक नई बात आई। दूसरी नई बात क्या आई? आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करते हो? वेरियस ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स के अंदर। आपके पास एक एटम के अंदर पर्टिकुलर ऑर्बिट बना हुआ है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें आप इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो। S में 2 आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, ऐसे वैसे सेम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। नई बात पता चली, न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन शेल्स के अंदर हम किसकी फिलिंग करते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप के बाद दोबारा लिखो, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स are also filled in their respective subshells, in their respective subshells। अभी ये लाइन खत्म नहीं हुई, मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप कैसे करते हो। लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल, सेम हमारे न्यूट्रॉन्स, इनके अंदर या प्रोटॉन्स भी, इनके अंदर भी जब आप फिलिंग करोगे न्यूक्लियन पार्टिकल्स की, तो वो हम कैसे किया करेंगे? लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल। कॉपी देना एक बार। तो मैंने आपको लाइन लिखवाई है, अभी रिपीट कर रहा हूं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर आल्सो फिल्ड इन देयर रिस्पेक्टिव सबशेल्स इन ऑर्डर, कंटिन्यू आगे, इन ऑर्डर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ठीक है जी, इतनी बातें काफी हैं न्यूक्लियर शेल मॉडल को स्टार्ट करने के लिए। मैं आपको यहां पे न्यूक्लियर शेल मॉडल बना के दिखा रहा हूं। इतना डायग्राम बनाऊंगा कि आपके जो लोअर मास वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप न्यूक्लियर शेल मॉडल को इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होती हैं, सब शेल्स होती हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। तो न्यूक्लियस का सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी का शेल कौन सा होता है? 1s होता है। अब 1s के बाद क्या आता है? 2s, पर वो तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आता है, न्यूक्लियस के लिए ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के लिए 1s के बाद आता है 1p, 1p के बाद आता है 1d और 1d के बाद आता है 1f। ठीक है ना? तो इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि पीडीएफ नहीं आ सकता, क्वांटम नंबर्स गलत हो जाएंगे। वो क्वांटम नंबर्स आपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाएंगे। न्यूक्लियर शेल मॉडल में ऐसा नहीं है। कोई भी आपकी पर्टिकुलर शेल होगी,
उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबशेल्स आ सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारे सेकंड लेवल होंगे या थर्ड लेवल होंगे उनकी एनर्जीज होती हैं कम ज्यादा, तो वो इनके साथ ओवरलैप कर सकती है। जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको, इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर रहा हूं, वीडियो में नहीं आया, ठीक है। तो बनाऊंगा यही, लेकिन अभी कॉम्पैक्ट करके बना रही है। सबसे पहले आएगा 1s, फिर आएगा 1p, उसके बाद आएगा 1d, फिर 1f, फिर 1g एंड सो ऑन, चलता जाएगा और आप जी तक ही बनाएंगे। 1s का एक एनर्जी लेवल है, p, d, f, g इन सब के दो दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे दो दो लाइनें बनाई हैं। 1s और 1p जो होते हैं इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, 1s सबसे लोअर एनर्जी का, 1p उससे हायर एनर्जी का। अब 1d में एक चीज देखो, ये आ गया 2s। 1d के जो दो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें से एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो 2s से कम होगी और दूसरे वाले की ज्यादा। तो आप ये बोलोगे 1s, फिर 1p के दोनों लेवल्स, फिर 1d का लोअर लेवल, फिर 2s, फिर 1d का हायर लेवल। सिमिलरली 1f में 2s के बाद क्या आएगा 2p। 2s होता है सिंगल स्टेट, s वाले सिंगल स्टेट होती हैं, p वाले डबल स्टेट, तो ये वाला p भी डबल स्टेटेड होगा ऐसे। सिमिलरली आप ऊपर भी बना सकते हो, पर मैंने वही बोला कि आपको टिपिकल काम नहीं करना, तो आपको सिर्फ दो ही बातें यहाँ पे याद रखनी है। 1 वाला कंटिन्यू चलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1s और 1p में कोई सेकंड शेल वाला नहीं आएगा, उसके बाद सेकंड शेल वाले इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और इंटरफेयर कैसे करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, लोअर उसके बाद ये आया, फिर ये अल्टरनेट ये आया। सिमिलरली यहाँ पे f का लोअर, फिर अल्टरनेटिवली f का हायर वाला है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे न्यूक्लियर शेल मॉडल का हल्का सा डायग्राम है। हमने इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अरेंज करना होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो ये हमारा एनर्जी के लिए एरो आ गया, ये लोअर एनर्जी वाले होंगे और ये हायर एनर्जी वाले होंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक शेल की स्पिन स्टेट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो हर एक शेल की स्पिन स्टेट कितनी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वाले केस में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो हमारे पास स्पिन आ सकती है हाफ। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी आपने यहाँ पे ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं इनके अंदर जितने भी सबशेल्स आ रहे होते हैं वही उसको मतलब 2 से डिवाइड कर दो, वही हमारे पास इसका स्पिन नंबर होता है। अब जैसे p है, p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, 3, तो इसका स्पिन नंबर कितना आएगा, और 1 माइनस करके 1/2, 2 लेवल्स बताने हैं ना, तो एक तो मैक्सिमम वाला, फिर 1 माइनस कर दिया करो। वैसे ही d वाला देखो, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो एक तो आएगा 5/2, 1 माइनस कर दो 1 आएगा। समझ में आया? तो आप हर किसी का स्पिन नंबर जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। f का कितना होता है ऑर्बिटल टोटल, 7, तो एक आएगा 7/2 और एक आएगा। g के अंदर फिर 9 होंगे, सिमेट्री बन रही है ना, 1 3 5 7, तो इसके अंदर 9, एक आएगा 9/2 और एक आएगा 7/2। अच्छा इसको भूल गया था मैं, s ऑर्बिटल 1/2, सिमिलरली p 3/2 और 1/2। तो ये हमने सभी ऑर्बिटल्स की स्पिन स्टेट यहां पे मेंशन कर दी, ठीक है ना। लास्ट हमारे पास आ गया, काम स्टार्ट हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम निकालते हैं 2s+1 से। इसको आपको अभी पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक के 4th चैप्टर में, तो वहां पे क्लियर करेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में। अभी फॉर्मूला बता दिया, s की वैल्यू आपको मिली हुई है, पुट करना। 1s के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, हाफ पुट कर दिया, तो 2 × 1/2 + 1, ये कट गया 1 + 1, तो इसमें मतलब मारने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 1/2 में 1 है 2, 5 वाले में 6 2 4 8
4 6 2 10 और 8। ये मैंने आपको क्यों बताया, यही मेन चीज है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो आप पॉलिश प्रिंसिपल लगा लेते हो, एक शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। न्यूक्लियस के केस में हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी से पता लगेगा हमने कितने न्यूक्लियॉन्स को फिल करने हैं। तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकती हैं। इसमें कितने आ सकते हैं, 4, इसमें 2, इसमें 6। तो आप हर लेवल के अंदर पता कर सकते हो कितने न्यूक्लियॉन्स आएंगे और कितने नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे न्यूक्लियर शेल मॉडल। इसको बना सकते हो, हाँ बनाने हैं जी बिल्कुल। ये बात मैंने बताया ना, एनर्जी डिफरेंसेस, इन सब की एनर्जी अलग अलग होती है, इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। तो मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी एनर्जी 10, इसकी एनर्जी 10, इसकी 20, इसकी 30, इसकी 40, इसकी 50। 2s वाले की 45 थी, तो उसको 40-50 के बीच में प्लेस करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग प्लेस किया, तभी ओवरलैप हो रही है। कौन से वाला, क्या चीज बताओ ना, क्या समझ में नहीं आया? देखो समझ में नहीं आया तो जो भी नहीं आया वो आपको पूछना पड़ेगा, अगर आप पूछोगे तभी मैं बता दूंगा, ठीक है ना? अगर आप में से कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मतलब आपको समझ में आ गया मेरी तरफ से, और अगर नहीं आया तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जसप्रीत ने पूछा अभी एनर्जी डिफरेंस का, तो कोई भी पूछ सकता है, मैंने किसी को मना नहीं किया। चलो चलो बनाओ जल्दी। जसप्रीत वीडियो आएगी आज ग्रुप में? सर फिर वीडियो पे रोकना पड़ेगा। अच्छा वाह जी वाह, स्क्रीनशॉट ऑप्शन होता है। हाँ ये भी है, चलो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो चलो जल्दी बनाओ, बस इसमें एग्जांपल्स करने हैं अभी और आज का काम हमारा खत्म हो जाएगा। कोई टिपिकल काम नहीं है, अगर आपको इनकी अरेंजमेंट पता है तो अरेंजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो नहीं प्लीज। मैंने पहले बताया था ना, वो जो कॉलेज में टीचर बताएंगे, ये वही है। हाँ इसलिए क्योंकि बताने वाली चीज नहीं है ना, इसको बाहर रख लिया। हाँ जी बना लिया सबने? इसमें देखने की जरूरत नहीं, 3 का मतलब 4 है। ठीक है पढ़ाते चलो, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे आंसर 4 है, क्या 1 है तो 2, 5 है तो चुनाव आंसर पढ़ा दीजिए। डिवाइड पुट करो, 2 into 3 है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, उसमें एक बढ़ा के लिख दीजिए, 5 into 6 आंसर आएगा। चलो हो गया सबका नोट? तो न्यूक्लियर शेल मॉडल हमने नोट कर लिया। ये कंसेप्ट मैंने बताया था कि टीचर बताएंगे, ये मैंने साइड में इसलिए लिखा ताकि हम प्रूव कर सकें भाई इसकी जो समरी है वो ये है, और ये रेक्टिफिकेशन है, तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे जो हमें पढ़ना है। तो हमारे पास जो चैप्टर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, हमने 118 एलिमेंट्स की पर्चियां डाली, एक पर्ची रैंडमली उठाई और वो निकली हाइड्रोजन की। तो हमें कौन सा न्यूक्लियस स्टडी करना है? हाइड्रोजन न्यूक्लियस।
हाइड्रोजन न्यूक्लियस को आप प्रोटॉन भी बोल देते हो। क्यों बोलते हैं प्रोटॉन? क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस में एक ही पार्टिकल है विच इज प्रोटॉन, तो उसको हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। और प्रोटॉन जब बोलेंगे तो हमारे चैप्टर का नाम हो जाएगा पीएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया? सर कार्बन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना कार्बन के बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, तो कार्बन क्यों नहीं चूज किया, बात करेंगे। ऑक्सीजन क्यों नहीं चूज की, बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अमर अकबर एंथनी है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें से हमने इसी को क्यों चूज किया, हम इसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन के लिए मेरे पास एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास भी है 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी प्रोटॉन्स होते हैं मेरे ख्याल से। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 1। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप कैसे करते होते हो? पेयरिंग जब करते हो तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं पेयरिंग की बात कर रहा हूं। जब पेयरिंग होती है तो आपने प्रोटॉन्स को ऐसे फिल करना होता है या न्यूट्रॉन्स को ऐसे फिल करना होता है। अब इसमें एक ही प्रोटॉन है, वो यहां पे आ गया, ठीक है ना? तो यहां पे क्या होगा, ये कौन सी स्पिन स्टेट से बिलोंग करता है? तो हाइड्रोजन की स्पिन कितनी आई? हाँ, 0 तो नहीं आ रही। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो स्पिन एक्टिव है। जिनका एटॉमिक मास ऑड होता है और जिनका एटॉमिक नंबर भी ऑड होता है उनके लिए आई जो होता है वो 0 नहीं आता। तो ये भी बात सही है। सर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कुछ और, चलो सोडियम देखते हैं। सोडियम वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए तो एक, चैप्टर के लिए तो एक ही इंपॉर्टेंट था, वो था हाइड्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं, सोडियम में एटॉमिक मास जो होता है वो ऑड होता है, एटॉमिक नंबर भी ऑड होता है। तो मैंने ये कंडीशन चेक करनी है। सोडियम में कितने प्रोटॉन्स आ रहे होंगे? 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। फिर माइनस कर दो, न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 12। अब यहां पे मेन चीज देख लो, न्यूक्लियर शेल मॉडल को यूज कैसे करने हैं। हमने जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो अलग अलग करनी है, पहले प्रोटॉन्स और बाद में न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का आंसर अलग आएगा, न्यूट्रॉन का आंसर अलग आएगा, दोनों को ऐड करके नेट आंसर आएगा। ठीक है जी। सबसे पहले प्रोटॉन्स की फिलिंग कर रहा हूं। पहले शेल में कितने प्रोटॉन आ सकते हैं? 2। फिलिंग करनी है एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हमेशा। तो पहले वाले में 2 आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगले शेल पे कितने आ सकते हैं? 4। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं प्रोटॉन्स की फिलिंग कर रहा हूं, 11 करनी है, 6 हो गए। अगले वाले में कितने आएंगे? 2। तो यहां पे मैंने कर दिए 2, 2 और 4 6 और 2 8। यहां कितने आ सकते हैं? 6। और मेरे पास बचे कितने? 3। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये मैंने किसकी फिलिंग कर दी? प्रोटॉन्स की फिलिंग कर दी सोडियम के लिए। अब इसको ध्यान से देखो, इसकी स्पिन इससे कैंसिल हो गई, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये चारों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये 2 कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन 3 में से इनकी भी स्पिन कैंसिल हो गई, तो एक ही बचा जिसके कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू कितनी आ रही है? तो प्रोटॉन्स की वजह से स्पिन की वैल्यू आ रही है 5/2। अब न्यूट्रॉन्स में क्या होगा? 12 भरने हैं, 12 में से 11 तो मैंने फिल कर ही रखी है, 12वां भी फिल कर देता हूं। सबकी स्पिन कैंसिल हो गई, तो न्यूट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आई? 0 तो नहीं आ रही। तो जिनका एटॉमिक मास ओड होता है, एटॉमिक नंबर ओड होता है, उनकी आई की वैल्यू 0 नहीं आती। हमने हाइड्रोजन की निकाली वो 1/2 आई, सोडियम की निकाली वो 5/2 आई। एक बार मैंने वैसे लिख लिया, काम आएगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन हमने पढ़ना होता है क्योंकि उसके स्पिन एक्टिव की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन 0 है। तो फिर कार्बन ऑक्सीजन क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि उनकी स्पिन वैल्यू 0 आ रही होगी, वो स्पिन एक्टिव है ही नहीं। प्रूव कर देते हैं। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। सर वैसे हमने यहां पे देख लिया था, जिनका एटॉमिक मास E1 हो, एटॉमिक नंबर E1 हो, उनकी स्पिन क्या आती है?
तो ये तो देख लिया था, प्रूव भी कर देते हैं। कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो 2 और 4 6। ये तो हो गए प्रोटॉन्स, सारे पेयर्ड हैं तो स्पिन कितनी हुई? न्यूट्रॉन भी 6 हैं, सारे पेयर्ड हैं, स्पिन कितनी हुई? तो टोटल स्पिन। इसलिए कार्बन जो होता है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करता। तो फिर आप करेंगे कैसे? अब कुछ कंपाउंड्स में ऐसा होगा हमारे पास, कार्बन के अंदर हाइड्रोजन जो है वो इतने आई नहीं होंगे कि हम स्ट्रक्चर पता कर सके। जैसे मान लो इथाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बड़े ही कम आ रहे होते हैं, है ना? तो अब क्या करें? फिर हम क्या करते हैं, कार्बन का आइसोटॉप ले लेते हैं। कार्बन का कौन सा आइसोटॉप ले लेते हैं? 13 वाला। 14 में तो फिर दोनों इवन हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। तो इस आइसोटॉप को पढ़ते हैं, तब उसे बोलते हैं कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमने पढ़ना स्टार्ट किया था 1970s में, पर आप इसको नहीं पढ़ रहे, आप 1940s वाली स्टडी कर रहे हैं, PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कार्बन भी एक्टिव हो सकता है, लेकिन प्रॉपर कार्बन नहीं, उसका आइसोटॉप। समझ में आया? ऑक्सीजन भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। प्रोटॉन्स हैं 8 और न्यूट्रॉन्स भी हैं 8, 6 7 8, सारे पेयर्ड हैं तो 0। न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं, सारे पेयर्ड आएंगे 0। टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसलिए जिनका एटॉमिक मास इवन होता है और एटॉमिक नंबर इवन होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अच्छी बात है। आप खुद सोचो, आप यहाँ पे ज्यादा नहीं, सिर्फ इथेन ही पढ़ रहे हो, इथेन। तो इथेन में 2 कार्बन आ गए और 6 हाइड्रोजन आ गए। अगर सारे एक्टिव होते तो कितने पढ़ने पड़ते? कार्बन की अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी पड़ती, हाइड्रोजन की अलग से पढ़नी पड़ती, दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाते, फिर कंबाइन करके स्टडी करते। तो बस यही करते रह जाते, फिर अपनी BSc बस ना होती है। तो फिर आप क्या करेंगे, कार्बन को 0 पुट करके, मतलब 12 आइसोटॉप लेके हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करेंगे, एक ही टाइप का ग्राफ बनाया करेंगे, और वो भी बहुत सिंपल ग्राफ होगा। अभी आप आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट एग्जांपल कौन सा रह गया? इवन ऑड वाला। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल याद आ रहा है मुझे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो ऑड होता है, लेकिन एटॉमिक मास इवन होता है। अरे बोलो नहीं प्लीज, छुट्टी कर रहा हूं 2 मिनट में, 2 मिनट ध्यान दो। तो एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, तो प्रोटॉन्स कितने आए? 7। और न्यूट्रॉन्स भी कितने आए? 7। तो मैंने यहाँ पे 8 फिट किए हुए हैं, 1 निकाल देता हूं। तो 7th के लिए कितनी स्पिन आ रही है? हाँ। सिमिलरली न्यूट्रॉन्स के लिए भी कितनी आएगी? टोटल कितनी हो गई? तो नाइट्रोजन की कितनी स्पिन आएगी? 1 स्पिन आएगी। किसी भी बच्चे ने ना यही पूछा कि सर हमारे पास एलिमेंट तो 2 ही तरह के हैं, जो स्पिन एक्टिव होंगे और जो स्पिन इनएक्टिव होंगे। जब टाइप्स 2 हैं तो आपने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई क्यों किया? उसका रीजन क्या है? स्पिन देखो, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी जो स्पिन होती है वो होल नंबर्स में आएगी, 1 2 3 4 ऐसे करके। जो हमारे ये वाली कंडीशन है, इसमें जो स्पिन आती है वो कैसी आती है? रैशनल आती है, फ्रैक्शन में आती है। इसलिए मैंने बोला 2 तरह के कंपाउंड होंगे, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव फर्दर 2 तरह के होते हैं, जिनमें होल नंबर आता है या जिनमें रैशनल नंबर्स आते हैं। मतलब स्पिन होल नंबर में आएगी या स्पिन रैशनल आएगी। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने। ये हमारा न्यूक्लियर शेल मॉडल है, जो हमें ये बताएगा कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं। क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट न्यूक्लियर स्पिन। कैलकुलेट न्यूक्लियर स्पिन। ये रहे 3 एलिमेंट, फास्फोरस और क्लोरीन। क्लोरीन का दोनों आइसोटॉप्स। ये मैंने इसलिए लिखवाए हैं, कभी गलती से आप एमएससी केमिस्ट्री में चले गए तो फिर फास्फोरस की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, फास्फोरस और कार्बन दोनों की, गलती से ही जाओगे। इतना बड़ा सीरियस स्टेप है तो कोई सोच समझ के नहीं लेता, गलती से ही होता है एमएससी केमिस्ट्री में जाना। ठीक है जी, बाकी फिर आप डिस्कस करते हैं कल।